हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस 24। बच्चों, केमिस्ट्री का ये जो आज सेकंड क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें 11th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसका फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इसका जो ओल्ड डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन है, दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि कार्बन से कंपाउंड कैसे बनता है। कार्बन जो एटम है वो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कब बॉन्ड बनाता है, कैसे बनाता है, ठीक है, कब सिंगल बॉन्ड बनता है, कब डबल बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड बनने के बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे उनका शेप कैसा होगा, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो देखिए, कोई भी जो एलिमेंट होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है उस एलिमेंट के वैलेंसी पर। हम जिस एलिमेंट का अभी स्टडी करेंगे, जैसे कार्बन का हम स्टडी करने वाले हैं, तो सबसे पहला चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। तो वैलेंसी कैसे पता लगाएंगे, तो हमको पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6। अब 6 एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। एक तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, ये है ना, 1s2 2s2 2p2, ये है फर्स्ट सेल और ये है आपका सेकंड सेल, जो कि कार्बन का सबसे लास्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल है सेकंड। यहाँ पर s और p जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, सब सेल है। सब सेल में ही हम इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्बन का जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर, 4। अगर इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका ये भी होता है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ठीक है, इसमें जो लास्ट सेल है इसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। अब देखिए, कोई भी जो एलिमेंट होता है वो अपने आउटर मोस्ट जो सेल होता है, इसी आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस सेल। इसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल भी बोलते हैं, जो सबसे लास्ट सेल होता है किसी भी एलिमेंट का। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट जो सेल होगा उसी सेल को हम बोलेंगे वैलेंस सेल। अब देखिए, वैलेंस सेल जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट अपने सबसे लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, तो अपना जो नियरेस्ट जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो अचीव करना चाहता है कोई भी एलिमेंट। नियरेस्ट जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, कहने का मतलब यही है कि अपना जो आउटर मोस्ट सेल है वो उस पर ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है कोई भी एलिमेंट। जैसे कार्बन जो है, अगर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, किसी दूसरे एलिमेंट को दे दे, अपना पूरा का पूरा ये लास्ट जो सेल है इसके चारों इलेक्ट्रॉन को अगर ये किसी दूसरे एलिमेंट को दे दे, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब देखिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, क्योंकि हीलियम जो होता है इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो गया, सेम हो गया। अब इस कंडीशन में कार्बन क्या हो जाएगा, अब वो भी इस हीलियम की तरह इनर्ट हो जाएगा, या इसी की तरह बिहेव करने लगेगा, इनर्ट गैस की तरह ही बिहेव करने लगेगा, और स्टेबिलिटी मिल जाएगी इसको। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट एक इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, रिएक्टिविटी 0 हो जाए और स्टेबिलिटी मैक्सिमम तक चला जाए। बट 4 इलेक्ट्रॉन देना तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्या कर ले, गेन कर ले, किसी से ले ले, तब उस कंडीशन में भी इसके पास जो आउटर मोस्ट सेल है इस पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इसको बोलते हैं हम ऑक्टेट कंप्लीट होना।
आउटर मोस्ट जो सेल है या वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना। तो ये भी एक क्या है, इसकी टेंडेंसी होती है कि या तो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब भी यही है कि ये अपने नियरेस्ट कोई भी इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन है। तो कोई भी जो एलिमेंट है उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको भी मिल जाए, जिससे कि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए और रिएक्टिविटी कम हो जाए। मतलब सभी के सभी क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो वैसे ही कार्बन भी स्टेबिलिटी चाहता है। अब देखिए दोनों ही चीज़ें बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट है। 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पॉसिबल तो हम नहीं बोलेंगे, इम्पॉसिबल नहीं बोलेंगे, बट डिफ़िकल्ट ज़रूर बोलेंगे। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि 4 इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एलिमेंट अगर गेन करने वाला भी है तो ये इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हमको क्या करना पड़ेगा, कार्बन को देना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी आने के बजाय ये अनस्टेबल हो सकता है। वैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना ये भी क्या है, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर पूरे चारों इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या है, कार्बन के लिए डिफ़िकल्ट है। और डिफ़िकल्ट होने के कारण ही क्या होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को दे पाता है पूरा का पूरा, और न ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन या किसी अलग अलग एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन ये ले भी नहीं पाता है, क्योंकि ये रख नहीं सकता। इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की वैसे भी टेंडेंसी नहीं होती ज़्यादा। तो इस तरीके से अब इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, अपना जो आउटर मोस्ट सेल है, वैलेंस सेल है, उसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है ना, कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अनदर एटम्स। दूसरे जो एलिमेंट्स है, दूसरे जो एटम हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, उनके साथ ये क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। और शेयरिंग करके फिर क्या होता है, बॉन्ड बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन का जो आउटर मोस्ट जो सेल है, वैलेंस सेल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका हम लुईस स्ट्रक्चर लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे, कार्बन का लुईस स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखा जाएगा। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड होते हैं, और इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉनों का ये क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है इस तरीके से अपना एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट या दूसरा एटम आता है और वो भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयरिंग करता है। इसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ पर आता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। कार्बन भी अपने इस एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है और यहाँ पर एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से तीसरा हाइड्रोजन आता है और वो अपने एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, और कार्बन भी अपने इस तीसरे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है और एक तीसरा बॉन्ड बन जाता है। फिर चौथा हाइड्रोजन आता है और वो भी अपने एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, और कार्बन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके चौथा बॉन्ड बनाता है। और इस तरीके से कार्बन जो है 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब देख सकते हो सभी में इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग किया गया। शेयरिंग करने का मतलब एक इसका है, दूसरा इसका है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब इसके भी अट्रैक्शन में है और इसके भी अट्रैक्शन में है। मतलब ये इसके भी फील्ड में है, इसके भी फील्ड में है। अब इस पर दोनों ही क्या कर सकते हैं, दोनों ही एलिमेंट का इसमें क्या है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम कार्बन में काउंट करें, कार्बन के लिए अगर इन टोटल जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। और अगर हाइड्रोजन के लिए काउंट करें तो कितना हो जाएगा, 2। तो हाइड्रोजन भी कहाँ पहुँच गया, अपने नियरेस्ट जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ तक पहुँच गया। मैक्सिमम ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, हाइड्रोजन उसको 2 मिल गया। और कार्बन जो है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने वैलेंस सेल में।
और इसके पास भी कितने हो गए, 8 हो गए। तो टोटल 8 + 2 कितना हो गया, 10, जो कि एक इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इस तरीके से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका नाम क्या है, CH4 का नाम है मीथेन। ये एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और कार्बन जो है वो हमेशा क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉनों को न तो 4 इलेक्ट्रॉन न तो लूज़ कर पाता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर पाता है। इसीलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता है। और इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो इसीलिए कार्बन को क्या बोला जाता है, टेट्रावेलेंट। क्या बोला जाता है, टेट्रावेलेंट। टेट्रा मीन्स होता है 4, इसके पास क्या है, वैलेंसी है। कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है और 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसलिए कार्बन को टेट्रा कोवेलेंट भी कहा जाता है, टेट्रा कोवेलेंट भी बोलते हैं कार्बन को। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी की वजह से एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन जितने भी दूसरे जो एलिमेंट है, दूसरे जो एटम है, उनके साथ हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनता है कार्बन से, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब हम देखेंगे कि इनका जो शेप होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का शेप कैसा होगा। तो शेप जो होता है, अलग अलग जो कंपाउंड है उनका अलग अलग तरह का शेप बनता है। शेप जो है ये डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल बनेगा। इसी तरीके से अगर sp2 होगा तो प्लेन ट्रायंगल बनेगा, और अगर sp है तो लीनियर बनेगा। तो इस तरीके से अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम देखेंगे शेप ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, इनका शेप कैसा होता है। शेप ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है इनका पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो शेप ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं CH4। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा मीथेन किस तरीके से बनता है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन म्यूचुअल शेयरिंग विद हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करता है, शेयरिंग करके, म्यूचुअल शेयरिंग करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और इस तरीके से बन जाता है क्या, CH4। ये जो CH4 है इसका हम स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो ये आप एटम चैप्टर में पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, या बॉन्ड जो चैप्टर होता है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग उस चैप्टर में डिटेल से दिया हुआ है। तो जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे उस समय हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का। यहाँ पर देखिए एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, कार्बन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 1s2 2s2 एंड 2p2। तो इसका जो आउटर मोस्ट जो सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो दूसरे जो अदर एटम है जैसे हाइड्रोजन, इनके इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या होगा, साझा होगा, शेयरिंग होगा, और उससे क्या होगा, एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, ठीक है, ये ऑर्बिटल सबसे पहले क्या करते हैं, मिक्स होकर एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, और उस नए ऑर्बिटल को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में इन इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, फिर से अरेंजमेंट होता है, रीअरेंज होते हैं,
ठीक है, या एनर्जी का रीअरेंजमेंट होता है, एनर्जी जो है रीअरेंज होने लगता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल्स है ये मिलकर एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो ऑर्बिटल है ये अभी ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब है कि अभी सभी इलेक्ट्रॉन अपने अपने एनर्जी लेवल पे हैं। देखिए सबका एनर्जी लेवल होता है, सभी जो सेल हैं, ये फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल का एनर्जी इसके कंपैरिजन में कम होता है सेकंड सेल के कंपैरिजन में, सेकंड सेल की एनर्जी जो है वो थर्ड के कंपैरिजन में कम होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ होने लगता है, और एक ही सेल में दो अलग अलग ऑर्बिटल होने से भी एनर्जी लेवल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ग्राउंड स्टेट में होते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन अपने अपने एनर्जी लेवल पे ही रहते हैं। जैसे 1s का इलेक्ट्रॉन 1s में ही रहेगा, 2s का इलेक्ट्रॉन 2s में रहेगा, 2p का इलेक्ट्रॉन 2p में ही रहता है। लेकिन जब कहीं बाहर से जब इस कार्बन को एनर्जी मिलती है तो इस जो एक्सटर्नल एनर्जी जो है उसे एब्जॉर्ब करने के बाद जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जब वो एनर्जी मिलती है तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उनका एनर्जी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन फिर अपने इस लोअर एनर्जी लेवल को से हायर लेवल एनर्जी लेवल में जंप करके चले जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। जैसे एग्जांपल के लिए जो s ऑर्बिटल होता है इसमें एक ही चैम्बर होता है, p ऑर्बिटल जो होता है इसमें 3 चैम्बर होता है, 2px 2py एंड 2pz। इस तरीके से इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं। s का जो 2 इलेक्ट्रॉन था s में, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। देखिए p में एक इलेक्ट्रॉन है px में, और py में एक इलेक्ट्रॉन है। z जो चैम्बर था वो खाली है क्योंकि यहाँ पर p के पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस थर्ड जो खाली जो चैम्बर है जो एम्प्टी है, यहीं पर ये जो पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन था इस चैम्बर को छोड़ के, मतलब s ऑर्बिटल से जंप करके कहाँ जाता है, pz में आ जाता है, और इस स्टेज को बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट। अब ये क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। बाहर की जो एनर्जी थी इसको इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, गेन करके एब्जॉर्ब करके अपने जो लोअर एनर्जी लेवल से जंप करके वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। और ये जो चारों ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल्स है, ये फिर मिलकर एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसका नाम होता है sp3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक s और 3 p जो ऑर्बिटल है मिलकर क्या बना लिए, एक s और 3 px py एंड pz। ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, sp3 ऑर्बिटल, एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं जहाँ पर फिर से एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है sp3 में, और ये जो नए ऑर्बिटल में अब इलेक्ट्रॉन रहने लगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है इस तरीके से, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आता है और एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आता है और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से चारों हाइड्रोजन जो है कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं कार्बन के साथ, और इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं हम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए कार्बन एक सेंट्रल एटम होता है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाता है, दूसरा हाइड्रोजन जो होता है वो पीछे की तरफ बॉन्ड बनाता है, तीसरा हाइड्रोजन इस तरफ एक बॉन्ड यहाँ पे बनाता है और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे, और इस तरीके से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है यहाँ पर होता है। तो ये जो एंगल है ये 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में। देखिए होता ये है कि मान लीजिए कि ये कार्बन का, यहाँ पर एक कार्बन है जो सेंट्रल एटम है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके एक बॉन्ड बनाया, तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आता है,
और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे आता है। अब यहाँ पर देखिए सभी हाइड्रोजन इस पोजीशन में क्यों है, तो ये तीनों जो हाइड्रोजन है इनके बीच का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, और ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है इसके साथ ये जो 3 हाइड्रोजन है इनका जो एंगल होता है ये 109 डिग्री 0.28 मिनट का एंगल बनता है, और सभी एंगल यहाँ पर इक्वल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये चारों एक ही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, तो इनमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम होता है, और इसीलिए इनमें क्या होता है रिपल्सन, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं, जो इनका यही एक मैक्सिमम डिस्टेंस जो पोजीशन है वो यहाँ पे बनता है, जिसकी वजह से इसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये हो गया शेप, CH4 का इस तरीके का शेप बनता है। अब एक CH कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा। अगर थोड़ा बहुत जो एंगल है वो चेंज हो सकता है, बट स्ट्रक्चर या जो शेप होगा वो अप्रॉक्सीमेट ऐसा ही बनेगा। एंगल डिपेंड करता है किस पे, एलिमेंट कौन कौन सा है यहाँ पर, इस पर डिपेंड करता है। आप इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन आता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है। दूसरा हाइड्रोजन आकर यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि यहाँ पर भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है। तीसरा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पर आता है, वो भी क्या करता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब ओवरलैपिंग हेड टू हेड हो। तो यहाँ पर भी p और s ऑर्बिटल में हेड टू हेड, और s ऑर्बिटल में हमेशा हेड टू हेड क्या होता है ओवरलैपिंग होता है, जिससे कि सभी जो बॉन्ड है वो क्या है सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये हो गया एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें हमने एग्जाम्पल के लिए मीथेन को चूज़ किया था, और मीथेन का हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा, कैसे स्ट्रक्चर बनता है ये हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे, हाइब्रिडाइजेशन पे। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का बनेगा। अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल जो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहाँ पर अब हम देखेंगे ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जिसमें कि अच्छा इसी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक और स्ट्रक्चर हम देखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए इथेन को ले लीजिए। ये इथेन का फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर कार्बन के पास जो 4 हाइड्रोजन था, मीथेन में हमने देखा कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन थे। इसमें से एक हाइड्रोजन को एक दूसरा जो कार्बन था वो क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है। इसको हम बोलते हैं इथेन। यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर होगा वो जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। दोनों ही कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि पहला जो मीथेन है उसमें सभी जो एलिमेंट जो एटम था वो क्या था, हाइड्रोजन था कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने वाला। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो एक क्या है कार्बन आ गया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें हमको देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो होगा कुछ नहीं, स्ट्रक्चर सेम होता है। देखिए ये sp3 स्ट्रक्चर हुआ, वैसे ही एक कार्बन दूसरा जो कार्बन था वो भी क्या करेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये समझ लीजिए कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो है, और ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया sp3, ये भी हो गया sp3, और ये भी क्या हुआ sp3, और इस तरीके से क्या बना
इथेन का स्ट्रक्चर बनता है, शेप ऑफ इथेन। अब हम देखेंगे थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि इथेन में से दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे एक हाइड्रोजन को, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया और इस कार्बन से भी इस हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। तो दोनों में क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का और ये वाला जो कार्बन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका फिर से कार्बन और कार्बन में क्या होगा, शेयरिंग होगा और इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अब ये जो कार्बन होगा, यहाँ पर दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका नाम इथेन ना होकर इसका नाम क्या हो जाता है, इथीन। क्या बन जाता है, ये इथीन बन जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका शेप कैसा होगा, तो इसके शेप को समझने के लिए हम फिर से हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1s2 2s2 2p2। यहाँ पर ये है ग्राउंड स्टेट में। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा pz में, ये pz में चला गया। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ चला गया, z जो ऑर्बिटल था उसमें चला गया। ये इसका हो गया एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा, ये चारों ऑर्बिटल में से सिर्फ ये 3 ऑर्बिटल मिलकर क्या करते हैं, एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। एक s, एक px और एक py मिलकर sp2 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। z जो होता है वो अनपेयर्ड रह जाता है, क्योंकि इसके पास जो हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, अनपेयर्ड हो गया। तो बचा क्या, sp2। यही sp2 जो है इसी के साथ क्या हो रहा है, इसी के पास क्या है, हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन और इसके पास कार्बन। तो बन गया क्या, CH2। वैसे ही दूसरा जो CH2 है ये वाला, इनके साथ भी यही चीज़ होता है सेम। इसका भी जो 2pz है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है और वो भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करता है, sp2, और उसका भी स्ट्रक्चर बन जाता है CH2। अब देखिए ये दोनों कार्बन मिलकर, यहाँ पर देखिए दोनों कार्बन के भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके इस तरीके से बॉन्डेड है। दोनों के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था जो कि अनपेयर्ड है 2pz में। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें देखिए, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है जब इनका शेयरिंग होगा तो इनमें कौन सा ओवरलैपिंग होता है, पार्शियल ओवरलैप, साइड ओवरलैपिंग होता है। ये जो 2pz है इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा 2pz, और दूसरा जो कार्बन है उसका जो 2pz है उसका स्ट्रक्चर भी इस तरीके से बनता है। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगा, दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल है वो जब मिलेंगे तो ये जो मिलने का प्रोसेस जो होता है इसको हम बोलते हैं एक दूसरे में क्या होना, अंदर जो घुस जाते हैं दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल है वो, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग होना। तो जब ओवरलैपिंग होता है तो हेड टू हेड नहीं होता इनमें ओवरलैपिंग। इस तरीके का अगर ओवरलैपिंग हो तो इसको हेड टू हेड बोलते हैं। बट यहाँ पर कौन सा ओवरलैपिंग होता है, इस तरीके का ओवरलैपिंग होता है, इसको बोलते हैं साइड ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर साइड ओवरलैपिंग होता है जो कि पार्शियल होता है, ज़्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाता, पार्शियल ओवरलैपिंग। और इसीलिए ये जो बॉन्ड बनता है ये कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। और इसको हम सिग्मा नहीं बोलकर इसका नाम क्या रखा गया है, पाई रखा गया है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है इथेन से। इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, तो इसका शेप देखिए कैसा होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया,
ये कार्बन और कार्बन जो है इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ इस तरीके से। यहाँ पर हाइड्रोजन ने क्या किया, ओवरलैपिंग किया, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, ये s है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब देखिए ये है, ये आपका हम 2px हो गया, ये 2py हो गया, ये भी 2py हो गया, ये हो गया 2px, बच गया क्या, z। तो जो 2pz जो बचा हुआ है इसी के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इनमें क्या होता है, साइड ओवरलैपिंग होता है, और इस साइड ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इससे भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो इससे भी एक बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड का नाम रखा गया है पाई बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है तब बनता है सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कब बनता है, जब साइड ओवरलैपिंग हो तब बनता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो इसीलिए जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं एथीन का CH डबल बॉन्ड, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है इसमें से डबल में से एक बॉन्ड जो होता है वो पाई होता है, और एक जो बॉन्ड है ये क्या होता है, सिग्मा। तो ये हो गया आपका एथीन का स्ट्रक्चर, जिसमें कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। तो जब भी कोई sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है इसी तरीके का बनेगा, सिंपल स्ट्रक्चर बनता है इनका इस तरीके से। यहाँ पर होता है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, प्लेन स्ट्रक्चर। और अगर दो अलग अलग कार्बन है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो ये तो हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं तीसरा, जो इसका और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो जो एथीन है उसमें से फिर से हम क्या कर सकते हैं, एक एक हाइड्रोजन को, ये है एथीन का स्ट्रक्चर। इसमें से अगर हम दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को फिर से क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, हटा दें, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक हाइड्रोजन, और दोनों ही कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फिर से क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे। और ये जो अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यही फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर एक और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब इसका फिर से एक जो py जो ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, जिससे कि दोनों ही कार्बन के py ऑर्बिटल में साइड ओवरलैपिंग होगा, और उससे एक और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें देखिए CH, हम CH सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को देखें, इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2:2 एंड 2p2 होगा। इसमें देखिए ये है इसका ग्राउंड स्टेट। जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा तब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है, और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है, कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। ये है इसका एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर 4 हाइड्रोजन होते कार्बन के पास बॉन्ड बनाने वाले, तो चारों के चारों हाइड्रोजन एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करके क्या कर लेते, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करते, और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता। बट यहाँ पर जो कार्बन है उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है, तो इसीलिए इसका s और p जो ऑर्बिटल है यही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, और दो जो py और pz में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अनपेयर्ड रह जाते हैं, और ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिससे कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है।
ठीक यही चीज़ दूसरे मॉलिक्यूल CH के साथ भी होता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें भी बनता है। यहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। दोनों कार्बन, देखिए ये जो s ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक एक जो कार्बन है इनके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने से इसका स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें हमको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, देखिए एक ये p ऑर्बिटल, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इसी तरीके से ये भी एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। दोनों कार्बन में भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से अब बच गया कौन, 2py एंड 2pz। यहाँ पर भी समझ लीजिए ये 2py एंड 2pz, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इनमें क्या होता है, साइड ओवरलैपिंग होता है। और साइड ओवरलैपिंग होने से क्या बनता है, इस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन कार्बन जो एटम है इनके बीच एक सिग्मा और 2 पाई का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक सिग्मा और ये दोनों क्या है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो शेप है वो इस तरीके का शेप हमको देखने को मिलता है। तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहाँ पर डबल पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा कार्बन में, और जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कार्बन में एक पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहाँ पर कार्बन एटम के पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। तो ये तो हो गया शेप। अलग अलग जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हमने मीथेन का देखा, इथेन का देखा, इथीन हो गया, एसिटिलीन हो गया, इसका नाम क्या है, इथाइन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन भी बोलते हैं। तो ये है इथाइन या एसिटिलीन का स्ट्रक्चर या शेप। तो ये अलग अलग शेप कंप्लीट होता है। इन 3-4 शेप, मतलब 3-4 जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने देखा, sp3, sp2, sp, ये 3 हाइब्रिडाइजेशन में ही आपको अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, इनका स्ट्रक्चर या शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया शेप। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा होगा। इसी तरीके से डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है या सिंगल का ज़्यादा होता है या ट्रिपल का ज़्यादा होता है, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, कौन सा बॉन्ड ईजिली ब्रेक होगा, कौन से बॉन्ड के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों ऐसा होगा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का जो क्लास है इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं।